Hello everyone and welcome to our channel Rama Classes. First of all, you have to pause our video and आपको comment section में जाके present लिखना है. And second thing, you have to join our two Telegram channel CA Foundation MCQ and Rama Classes. So today our topic is regarding the case law study. मतलब case study को हमें एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है. मोस्ट ऑफ टाइम से देखा गया है कि स्टूडेंट्स को जो है वो मैक्सिमम अटेम्प्ट्स में जो स्टूडेंट्स हैं वो लॉ सब्जेक्ट में फेल हुए हैं. Law is one of the interesting subjects. Still students are failing that particular subject. The reason is that ऐसा नहीं है कि बच्चे सभी जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई सब कर रहे हैं बट सबको प्रेजेंट नहीं करना आता है. वो हम मारवाड़ी में बोलते हैं कि खाना सबको बनाना आता है बट परोसना नहीं आता. तो कुछ ऐसा ही है. तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमें एग्जाम में केस स्टडीज को लिखना है ताकि वी स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन आर पेपर्स. एंड एक और चीज़ कहनी थी. थैंक यू सो मच जय सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू स्पीक एंड टू टीच एंड टू इंटरेक्ट विथ लॉट्स ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स. एंड थोड़ा बहुत नॉलेज में अपना शेयर कर पाती हूँ उनके साथ. इवन आई एम द candidate of ICI. I am not the member. I'm the candidate, but still I'm teaching you all. This is all because of our sir. So thank you so much and happy birthday in advance as tomorrow is your birthday. So happy birthday in advance. Okay, let's started our today topic. ये आपके बिना पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं इतने सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करती. सो टुडे फाइनली ओके wait a minute. Okay, this is one. Okay, so categories of question. As we all know कि लॉ के सब्जेक्ट में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं. एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, एक केस लॉज एंड एक डिफरेंस बिटवीन. इसके अलावा फोर्थ कोई भी टाइप का क्वेश्चन नहीं होता है. डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे लोग बहुत डिफरेंट वे में लिखते हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने पेपर्स भी देखे हैं, टेस्ट जो लिए थे कि इतनी अजीब राइटिंग है, समझ ही नहीं आता है कि क्या लिख रहे हैं वो लोग. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन इन पॉइंट्स. हमेशा याद रखना आप कोई भी क्वेश्चन हो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आपको उसका आंसर पॉइंट्स में लिखना है. सेकेंड थिंग, आपको हेडिंग को अंडरलाइन भी करना है एंड कोई पर्टिकुलर हेडिंग के अंदर सब हेडिंग भी बन रही है तो आपको बनाना है वो. उससे जो है बहुत ही इम्प्रेसिव लगता है आपका आंसर. तो वो अगर आप हो रहा है तो करना, ज़बरदस्ती नहीं घुसाना है उस आंसर में. ओके, एंड ICI मटेरियल में जिस तरह से दिए हैं आंसर्स उसी तरह से लिखना. फॉर एग्जांपल जैसे हमारी टेक्स्ट बुक के अंदर जो केस दिया है, केस भी नहीं, नॉर्मल जो आंसर्स दिए हैं ना, वो नॉर्मल आंसर्स के अंदर लास्ट में पता लिखा होता है एग्जांपल. सो एग्जांपल भी आप लिखें तो वो बहुत इंप्रेसिव लगेगा. बहुत में कंक्लूजन करके एनालिसिस करके दिया है तो वो अगर आप जितना एनालाइज, पहले तो प्रोविजन एग्जैक्टली टू द जिस तरह से टेक्स्ट बुक में लिखा है उस तरह से लिखना है एंड उसके बाद एनालाइज में आप अपनी ओन लैंग्वेज में थोड़ा सा और अच्छे से समझा सकते हैं. एंड ज़्यादा नहीं लिखना है. फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ पॉइंट्स जो हैं, अगर 6 मार्क्स का है तो आपको 6 पॉइंट्स बनाने हैं, ज़्यादा उसके अंदर प्लीज़ मत लिखना. एंड अंडरलाइन एंड हाईलाइट द मेन वर्ड्स. केस लॉज में भी आपको जो रिफरिंग केस होता है, प्रोविजन जो है, सेक्शन है, फिर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में भी जो सेक्शंस वगैरह हैं या नॉर्मली कुछ वर्ड है मेन, तो आपको उसको अंडरलाइन करना है. ज़्यादा नहीं लिखना है. एज आई ऑलरेडी टोल्ड, डोंट यूज टू मच वर्ड्स एंड रिपीटेड वर्ड्स, डुप्लीकेट वर्ड्स तो बिल्कुल भी यूज़ मत करना. सेक्शन नंबर कंपलसरी नहीं है बट अगर आपको पता है कि एग्जैक्टली यही है, करेक्ट है, तो लिखना, अदरवाइज इग्नोर इट. एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरह से मीनिंग इस तरह से आंसर लिखते हैं ना तो बहुत इजीली मार्क्स वो लोग दे देते हैं. मीनिंग वर्ड ऐसे लिखे, फीचर्स, फिर यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल्स पता है, फिर जैसे क्वेश्चन बहुत लंबा है जैसे यहाँ पे तो आप एग्जाम्पल्स डाल सकते हैं. जैसे यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, किस तरह से करके डालना है, तो वो आंसर्स को बहुत ही सुंदर बनाता है एंड बहुत अट्रैक्टिव लगता है पढ़ने वाले को. एंड इक्विटी, जस्टिस, जैसे ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको अंडरलाइन किया है तो यू ऑल्सो हैव टू राइट आंसर इन सच अ वे. एंड सेकेंड इज केस लॉज. इंपॉर्टेंट इसी के लिए बनाया है कि केस लॉ किस तरह से लिखना है. ओके, सो फर्स्ट आपको क्या लिखना है, लीडिंग केस लिखना है. अगर आपको पता है कि करेक्ट है तो ही लिखना, अदरवाइज इग्नोर इट. सेकंड, आपको प्रोविजंस लिखना है कि किस प्रोविजन में वो दिया है. फिर फाइनल आंसर के आपका उसके अंदर डिसीजन क्या है. एंड वन मोर थिंग जो आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो फैक्ट में के अंदर क्या लिखना है. यहाँ पे ऑर्डर भी आप अकॉर्डिंग आप जैसे चाहते हैं वैसा कर सकते हैं. और फैक्ट के अंदर आपको जो क्वेश्चन होता है ना वही का वापस सेम टू सेम लिखना होता है. इससे आंसर थोड़ा लंबा हो जाता है और ज़्यादा अच्छा लगेगा. बिकॉज 6 मार्क्स के भी आते हैं केस स्टडीज़ तो थोड़ा ज़्यादा वो लंबा लगेगा.
ओके, तो सबसे पहले ऑर्डर, जैसे मैंने बताया कि फाइनल आंसर, उसके बाद रीडिंग प्रोविजन, फिर लीडिंग केस। ऐसे चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले लीडिंग केस लिखते हैं, फिर प्रोविजन लिखते हैं, फिर फाइनल आंसर्स लिखते हैं। तो मैं दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपको सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। और मैंने एक पर्टिकुलर स्टूडेंट, पता नहीं मैंने कौन सा टेस्ट दिया था, मुझे स्टूडेंट का नाम तो नहीं पता, बट उसने जब वो आंसर सेंड किया था, दैट रियली टचेस माई हार्ट, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया है। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि किस तरह से आपको भी वैसे ही प्रेजेंट करना है। ओके, नाउ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें पॉइंट ऑफ डिफरेंस, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखना है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर 4 मार्क्स का है तो 4 पॉइंट्स ही लिखने हैं, मतलब 4 का है तो 4-5 लिख लो, बट कम तो नहीं करना है। ईच मार्क्स ईच पॉइंट, ठीक है। और पॉइंट ऑफ डिफरेंस फिर इस तरह से टी वाला शेप का फॉर्मेट बनाना है, ये तो हम सबको पता ही है। ओके, नाउ जैसे मैंने बोला कि वो स्टूडेंट ने बहुत ही खूबसूरती से लिखा है। ये रहा, या देख के ही उसको पता नहीं, मतलब बोलते हैं ना कि राइट लिखा है रॉन्ग लिखा है, बट वो राइट ही है, ये आंसर राइट है। बट जिस तरीके से लिखा है वो देख के इतना अच्छा लग रहा है, तो आपको भी इसे देखो, फैक्ट ऑफ द केस। ओके, फिर लॉ मतलब प्रोविजन, आप लॉ करके भी डालो, प्रोविजन कर डालो, नो डाउट। फिर कंक्लूजन, इस तरीके से आपको सर रिफर केस का भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे जो भी ये स्टूडेंट है उसने नहीं डाला है, बट आप डाल सकते हो, नो प्रॉब्लम। वो ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आपको केस रिफर उस टाइम पे याद आ रहा हो, बट एग्जैक्ट डालना, करेक्ट डालना जो भी आप डाल रहे हो। तो ये किसी एक स्टूडेंट ने अपने नोट, अपने आंसर्स पेज सेंड किए थे, जो मैंने सेव की, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा गया है। तो आपको भी एग्जाम में इसी तरह से लिखना है। एंड इसमें थोड़ा सा कहना था कि ये सेक्शन जो दिया है, सेक्शन 23, इसको भी अंडरलाइन करते हैं ना तो जल्दी दिखता, तो मतलब जल्दी और ज़्यादा अट्रैक्ट लगता, तो सेक्शंस को अंडरलाइन करना मत भूलना। एंड वन मोर थिंग कि मेरे पास बहुत सारे इंपॉर्टेंट नोट्स एंड ऑल हैं, तो इफ़ एनीबडी नीडेड तो वो मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे मैं ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। सो इफ़ यू हैव, बहुत सारे लेटेस्टली अभी आए हैं मेरे पास, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन कर में ये कमेंट करके बताना कि कौन सी आपको चाहिए। तो कि एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट की, जो एक मेरे पास एमसीक्यू की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इको के एंड बेसिक के एंड मैथ, जो मतलब हमारे जो एमसीक्यू वाले जो पेपर्स हैं वो, तो अगर जो स्टूडेंट रेगुलरली हमारे वीडियोस वॉच कर रहा है, इवन ये हमारा अलाउड नहीं है, बट स्टिल मैं सर से बात करूंगी, क्योंकि जो रेगुलरली हमारे वीडियोस देख रहा है, प्रेजेंट सेक्शन में लिख रहा है, एंड या मतलब जिनको मुझे लग रहा है कि मैं डेली आंसर्स वगैरह देखती हूँ कि हाँ वो रियली कंसर्न है अपने एग्जाम्स के लिए, तो उनको मैं बिफोर 10 days ऑफ आर एग्जाम्स में उन्हें ये इंपॉर्टेंट नोट्स एंड ऑल, नोट्स नॉर्मली जिसको भी चाहिए मैं सेंड कर दूंगी, बट पर्टिकुलर एमसीक्यू बुक्स एंड ऑल, एक बीसी के चैप्टर 3 ट्रिक, ये ट्रिक भी बहुत अच्छी है, तो किसी को चाहिए तो कमेंट सेक्शन में करके बताना। एंड वो इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, वो जो स्टूडेंट रियली कंसर्न है, रियली में वो पास होना चाहते हैं, पास नहीं वो नॉलेज के लिए पढ़ते हैं ना, उनको मैं सर से रिक्वेस्ट करके पर्सनली सेंड कर दूंगी। और मेरे माइंड में है कि कौन डेली प्रेजेंट लिख रहा है, कौन वीडियोस देख रहा है, कौन टेस्ट दे रहा है सारे। सो ओके, टिल दैट बाय बाय, पढ़ते रहो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।